अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में शाद और आबाद रखे। सबसे पहले तो माजरत, कई दिन का नागा, ज़ाहिर है वो सेहत इंसान के बस में नहीं होती, इस काबिल ही नहीं था कि बात कर सकता, बोल सकता, गला पका हुआ था सारा, बहुत बुरा हाल था, कमज़ोरी भी वगैरह वगैरह वगैरह। तो यानी वो बिस्किट जो है वो चाय में डुबो के, यानी एक आध 24 घंटे में एक आध दफ़ा खाने की बस हिम्मत थी, उसके अलावा कुछ बहुत बहुत बुरा हाल था। लेकिन उस हवाले से मैं कुछ, जो आम तौर पे सेहत ख़राब हो और आदमी गिरा हो तो जिस तरह के हालात से गुजरता है, ज़ाहिर है मैं भी गुजरा, तो उस हवाले से मैं कुछ बात ज़रूर करना चाहूँगा। और उसके अलावा इतनी ज़्यादा खबरें हैं जो पिछले दिनों में हुई, उनमें जो मैंने इंतखाब किया गुफ्तगू करने के लिए, सबसे पहले तो आज की खबर, लंदन हाई कोर्ट से एक और नासिर भट्ट ने मुकदमा जीता समा न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़। मौजूदा इंतज़ामिया नहीं, मैं वजाहत कर दूँ, इस वक्त जो इंतज़ामिया है ये और है। इससे पहले की जो इंतज़ामिया थी सदीकी वाली, उस वक्त झूठ बोला गया समा न्यूज़ पर, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया नवाज शरीफ पे, नासिर भट्ट को फैसिलिटेटर सहूलतकार झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। उसके केस जो है वो फ़र्क सिर्फ ये है कि बाकी जितने चैनल्स पे नासिर भट्ट ने जो केसेस किए थे वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई, यानी एयर वाई वगैरह ने बाहर ही माफ़ी मांग के, जुर्माना वगैरह दे के कुछ, यानी वो दलाइल में और यानी उसमें नहीं गए, जरा में नहीं गए। ये समा वाले जो थे ये जरा में चले गए थे कि जी हम साबित करेंगे अदालत में, जूते खाए, मतलब वो। और इस पर बात करते हैं, ये जो है भगौड़ा मेजर आदिल राजा, इसका जुनून, वह टट्टू इनकलाबी नहीं होते भाई, टट्टू इनकलाबी नहीं होते, ये झूठे लोग हैं, रंगबाज लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बेशर्मी डिटाई से झूठ बोलते हैं, दूसरों से कहते हैं कि तुम जाके अपनी जान दे दो, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना होता है, अपना पैसा कमाने के लिए दूसरे से कहते हैं कि जान दे दो। और अभी सिर्फ एक स्क्वाड आया एंटी टेररिज्म का, एक स्क्वाड। यहाँ की जो पुलिस है वो ऐसे शोल्डर से किसी को पकड़ के हिलाती भी नहीं है, डंडे शंडे तो बड़ी दूर की बात है भाई, फर्क समझें। बरतानिया की जो पुलिस है वो ऐसा नहीं है कि जाकर उसने उल्टा लटका दिया, चित्रौल शुरू कर दी, या उसने को हिलाना शुरू कर दिया, कुछ उन्मुख की सवाल ही नहीं है, बट दे मीन बिजनेस। ये आदिल राजा को पता है, हर रहने वाले को पता है कि दे मीन बिजनेस। वो जब आपसे बात कर रहे होते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, और जब अपनी जो फाइल वर्क कंप्लीट करते हैं, रूल ऑफ लॉ है, तो आपने देखा कि जब रूल ऑफ लॉ उसके सामने खड़ा हुआ आके, तो किसी ने ऐसे हिलाया भी नहीं। और वो जो जाने देने और जाने लेने की बातें करता था, वो जो दूसरों को इनकलाबियों की बातें करता था, वो जो नस्लों की बातें करता था, सिर्फ चंद लोग आए हैं यूनिफॉर्म में पुलिस के, यूटर्न भी ले गया, कलाबाजियां भी खा गया, माफिया तरले, अब पुरअमन अपील भी होगी, अब वो प्रोसेस में आ गया है, सितंबर में दोबारा निजाम के शिकंजे में वो आ गया है। ये होता है, झूठे ये जो फुदकने वाले होते हैं, ये इनकी असलियत होती है। देख लिया आपने, करते हैं बात इस पर। मैं गुजारिश अपनी यहाँ से शुरू करूंगा कि देखिए, जिंदगी मौत का जो मामला है वो तो किसी के इल्म में नहीं है। ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगला वीलॉग करने के लिए मैं इस दुनिया में होऊंगा, ना ही आप ये कह सकते हैं कि मेरा अगला वीलॉग देखने के लिए आप दुनिया में होंगे। हकीकत हम सब जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि भुलाए रखते हैं। मौत है जो दबे पाऊँ हमारे साथ, मुस्तकिल साथ अगर कोई देती है तो वो मौत है, जो हमारे दूर दराज के अंदेशों पे मुस्कुरा के हमें देख रही होती है। मैंने ये ट्वीट भी किया था कि मौत को अगर ज़बान मिलती, बाय द वे, तो वो इंसानों के किस्से कैसे मज़े ले लेकर सुनाती, कि फ़लाँ आदमी था वो ये सोच रहा था कि मैं 20 साल बाद ये करूँगा, फ़लाँ आदमी था वो ये कह रहा था 10 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, फ़लाँ आदमी था जो कह रहा था कि 7 साल बाद ये होगा। तो फिर मौत की ज़बान अगर वो सुनाए इंसानों की कहानियाँ, तो क्या अजीब कहानियाँ सुनाएगी। तो मौत के साथ ही ज़ाहिर है कि सबसे पहले मज़हब का एक हमें ख्याल आता है, और आखिरत का ख्याल आता आना भी चाहिए। लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि वो ऑलरेडी हम सब के साथ एक इनबिल्ट है, वो हमें आता ही है। और आखिरत का मामला भी हर फर्द और उसके खालिक के दरमियान है, और मैं अपनी हैसियत नहीं समझता कि मैं इस पर कोई लेक्चर आपको दूँ। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर इस तमाम उसमें मुझे ये ख्याल आया और मैं मतलब डाउन हुआ, तो एक चीज़, बाकी तो इंसान को अपने फैसलों पर ज़्यादा शर्मिंदगी ही होती है, लेकिन एक चीज़ जो जिस पर मुझे इत्मीनान था, वो ये था कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखी हैं। मैं वर्किंग क्लास का आदमी हूँ, तो मैंने यानी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पाकिस्तान में ले रखी हैं स्टेट लाइफ की। और यहाँ चूँकि मेरा घर मॉर्गेज पे है, बैंक से कर्जा है, तो यहाँ भी मैंने लाइफ पर इंश्योरेंस ले रखी है कि अगर मैं आगे पीछे हुआ तो ये मॉर्गेज माफ़ हो जाएगी, तो मैं बच्चों पर कर्जा नहीं छोड़ कर जाऊँगा, घर उनका अपना हो जाएगा। और पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट लाइफ की, वो लेना है। तो ये वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो बच्चों के लिए, मतलब फैमिलीज़ के लिए जो पॉलिसीज़ मैंने ली, ये वो वाहिद फ़ैसला था जिस पर मुझे एक सुकून था कि ये मैंने अच्छा काम कर दिया। तो ये मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि देखिए, मालूम किसी का भी किसी का नहीं है। अगर तो आपको अल्लाह ने आसूदगी अता फ़रमाई है, फिर तो ये आपका मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह के वर्किंग क्लास आदमी हैं, या
ظاہر کام کریں گے تو کام چلے گا. تو پھر اپنے پیاروں اور اپنی ذمہ داریاں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کی آخرت کا ہمیں عام طور پہ بڑی فکر رہتی ہے. بچوں کو ہم حفظ کرانے بھیج دیتے ہیں, مطلب ہے اور بھی اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق ہم کرتے ہیں. لیکن یہ جو دنیا والے کام ہیں اس میں انشورنس پالیسی از اے ویری امپورٹنٹ مطلب ہے فیکٹر. تو اگر آپ یہ افورڈ کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی پالیسی صحیح, چھوٹی سے چھوٹی پالیسی صحیح, اپنی پسند اور اپنے حالات کے مطابق کوئی اس طرح کی پالیسی ضرور لینی چاہیے آدمی کو کہ جو مطلب ہے کہ آپ قرضے چھوڑ کر کم از کم نہ جائیں. آگے چلتے ہیں جی, ناصر بٹ پہ بات کرتے ہیں. تو ناصر دیکھیں, پیراسیٹامول کی جو گولی ہے نا, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کو یعنی کھانے والا آدمی کا مذہب کیا ہے, وہ ہندو ہے, وہ مسلمان ہے, وہ کرسچن ہے, وہ افریقہ سے تعلق رکھتا ہے, ایشیا سے تعلق رکھتا ہے, وہ کوکیشین وائٹ ہے, یا وہ چائنا سے تعلق رکھتا ہے, وہ آدمی وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, یا وہ آدمی مجرم ہے. مطلب ہے پیراسیٹامول کو اس سے غرض نہیں ہے, اس کا کام ہے سر کے درد کو ٹھیک کرنا, وہ اپنا کام کر دے گی. یہ دنیا کا ارینجمنٹ ہے. جیسے میں نے ابھی انشورنس پالیسیز کی بات کی کہ آخرت بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. دنیا کے ارینجمنٹ میں وہ کیا کر کے جا رہا ہے, کہ اس نے کیا کیا ہے. اسی طرح سے نظام عدل ہوتا ہے, اسی طرح سے ریاست کے نظام ہوتا ہے. اس کا یہ دنیا کے نظام ہے سارے. تو جب قانون کی اور عدل کی حکمرانی ہوتی ہے تو پھر ناصر بٹ جو کہ برطانیہ میں ایک اقلیت ہے, مسلمان ہے میری طرح, مسلمان اقلیت میں ہے نا برطانیہ میں, اور پاکستان سابق کالونی ہے. تو ناصر جب یہاں کا نظام عدل حرکت میں آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یعنی مقدمہ کرنے والے یہ جو لوگ ہیں یہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کا نسل کیا ہے, کیا. وہ صرف حقائق کو سامنے رکھتا ہے, قانون کو سامنے رکھتا ہے اور فیصلہ سنا دیتا ہے. تو پھر یہ برکتیں آتی ہیں. کیا برکتیں آتی ہیں؟ یہ برکتیں آتی ہیں کہ برطانیہ جیسا ملک یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے چائنا کی طرح کہ یہاں پہ ٹریکٹر بن رہے ہیں, یہاں پہ ٹیکسٹائل ملیں, اب تو وہی بند ہو گئی. یہاں پہ بڑی کچھ چیزیں کچھ نہیں ہے یہاں پروڈکشن. یہ سروسز بیسڈ مطلب اکانومی ہے, انٹیلیجنٹ اکانومی, فائنینشیل سروسز, رول آف لا, سروسز بیسڈ اکانومی, جس کو انٹیلیجنٹ مطلب. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان اگر ہم نے مثلا پی آئی اے نے اگر کسی اور غیر ملکی کسی ایئر لائن سے کو اپنا طیارہ لیز پر لینا ہو, بوئنگ سے لینا ہو, کسی اور کمپنی سے طیارہ کرایہ پہ لینا ہے لیز پہ, تو ہم اپنے کانٹریکٹ پہ اسٹیٹ آف پاکستان کا بندہ سائن کرتا ہے, نمائندہ, کہ اگر فیوچر میں ہمارے اس انڈرسٹینڈنگ کانٹریکٹ میں کوئی پرابلم آ گئی تو ہم اس ڈسپیوٹ کا جو حل ہے وہ برطانیہ کی عدالت میں ہوگا, اور برطانیہ کی عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ آپ بھی قبول کریں گے, ہم بھی قبول کریں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جب دو لوگ جن کا تعلق ہی نہیں ہے برطانیہ سے, پاکستان اپنی عدالتیں رکھتا ہے, کوئی اور کمپنی ہے اگر ملیشیا سے لیا ہے, کسی اور ملک سے لیا ہے, ایئر فرانس مطلب اگر ایئر بس ہے تو وہ فرانس ہے, یا بوئنگ امریکی کمپنی ہے, لیکن وہ بھی مان رہی ہے کہ برطانوی عدالت کا ہمیں فیصلہ قبول ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس کا تعلق اکانومی سے کتنا گہرا ہے؟ جب عدالتوں میں کوئی ڈسپیوٹ لے کے جائے گا تو مفت تو نہیں ہے نا, عدالتوں کی بھی ایک اکانومی ہے وہاں پہ بھی. تو یہ ہوتی ہے بیسیکلی جب آپ اسٹیبلش کرتے ہیں رول آف لا تو اس کی برکتیں دنیا آ کے آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کرتی ہے. ہر جگہ نظام انصاف میں بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ نے بات میں تو اب ایسی کیا وجہ ہے کہ ناصر بٹ یعنی اس کیس کو اگر آپ دیکھیں جج ارشد ملک کے ویڈیو پہ وہ جو الزام ہے, سزا یعنی ایک تو جھوٹا الزام لگایا گیا ناصر بٹ پہ, وہ کلیئر ہوا, اور ساتھ میں نواز شریف آٹومیٹکلی کلیئر ہو گیا. اور کیسے کلیئر ہوا نواز شریف کے جج نے یہ کہا کہ یہ جو ارشد ملک پہ ناصر بٹ نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا, اور یہ جو نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہے یہ فیصلہ یعنی دباؤ کا نتیجہ ہے کس کے, ثاقب نثار ظاہر. تو یہ دونوں لندن ہائی کورٹ سے بھی کلیئر ہو گئے. تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ وہ سارے نیوز چینل جو پاکستان میں جھوٹ بولنے کی مکمل آزادی رکھتے ہیں, بکواس کرنے کی وہاں مکمل آزادی ہے, کیونکہ پیمرا وہاں سویا ہوا ہے. پیمرا آپ سے پیسہ لیتا ہے اس بات کا کہ آپ سے جھوٹ نہ بولا جائے, لیکن سویا ہوا ہے. نظام عدالت تو بات کی بات ہے نا, پہلے پیمرا کی ذمہ داری ہے, وہ فیل ہوتا ہے, اس کے بعد عدالت آتی ہے, عدالت بھی فارغ ہے. تو اب ناصر بٹ یہ ناصر بٹ والی سہولت اور عیاشی یہ ہر کسی کو میسر تو نہیں ہے کہ آپ برطانیہ آ کے اپنا ان نیوز چینلز کو کورٹ میں لے جائیں. یہ تو کوئی 1% آبادی بھی نہیں ہے. تو باقی لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے, بس اب اس کو امیجن بھی کریں اور بدحالی بھی دیکھ لیں. یہ لوگ ہوتے ہیں جج یہ پاکستان میں, یعنی جن سے دین فروش جج. ثاقب نثار خود کو کہتا تھا کہ میں صوفی ہوں, مجھے بابا رحمتا کہا کرو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دیکھیں اسپرچولزم, صوفیزم, اس کی تعلیمات, اس کی پیورٹی اور پاکیزگی اور اچھائی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ اب اسلام سے یا باقی کسی مذہب سے اس کا کتنا تعلق ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن جو ایک صوفیزم ہے
मतलब है दाता साहब का एक दरबार है, कैसे कैसे अजीम बुजुर्ग, अजमेर शरीफ आप देखिए कैसे कैसे अजीम बुजुर्ग हैं, उनके साथ ये साकिब निसार अपने आप को खड़ा करता है। क्यों करता है? इसलिए कि इसका दिल काला है, इसके अमाल काले हैं, और उसका जमीर जानता है कि पूरी कौम जानती है कि इसका जमीर काला है। यानी ये बिका हुआ इंसाफ है, ये साजिशी इंसाफ है, कंप्रोमाइज इंसाफ है। इस आदमी ने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। चूंकि उसने अपनी रूह शैतान को बेची हुई है, इसलिए वो ऐलान कर रहा है कि वो सूफी है, वो सूफी है, वो सूफी है, वो सूफी है। ये स्पिरिचुअलिज्म का नाम लेकर डाका मारते हैं। ये उमर अता बंदयाल के बारे में क्या शोहरत है कि ये जब किसी मुकदमा सुनता है तो ये पहले कुरानी आयात का हवाला देता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसके बाद फिर अब एक तो मैं आपको यानी ये बताऊं कि इतना ये काबिल नफरत रवैया है, अल्लाह ताला रहम करे। जिस तरह कुरान मजीद में उसने कहा है कि दीन फरोश ये बदतरीन मखलूक है, ये किस कदर गहरी, कितनी सच्ची, कितनी अफाकी क़यामत तक की सच्चाई है खालिक की जो उसने बताई है। आप मुझे ये बताइए कि एक तो मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्लाह माफ करे आप डाका किसी जगह जाके मारें, जो कि हराम है, जिस पर सजा है हाथ काटने की इस्लाम में, वो डाका आप मारें और डाका मारने से पहले भी आप कुरान की वो आयत निकाल के उसकी तिलावत करें कि डाका और चोरी के बारे में, उसके बाद डाका मारें। तो अब ये दुगनी, अब ये डबल जुर्म है। एक तो आपने डाका मारा जो कि मना किया गया है, वो कानून के मुताबिक भी जुर्म है, मजहब के मुताबिक गुनाह है, उसकी एक सजा तजवीज़ है बाकायदा। उस डाका मारने से पहले आप वही कुरान पढ़ते हैं और फिर डाका मारते हैं, ये दूसरा जुर्म है कि अब आपने दीन फरोशी की है, यानी जिस बात को मना किया जा रहा है तुम वही नाम लेकर वही जुल्म कर रहे हो। जुआ खेलना है मिसाल के तौर पे, हराम है जुआ खेलना, लेकिन खेल रहा है कोई बंदा, ये एक बात है, ये एक जुर्म है, ये एक गुनाह है। लेकिन ये कहकर जुआ खेले कि जी ये तो खुदा का, ये तो पाबंदी नहीं है इसमें, ये दुगना जुर्म है, ये सरकशी है, ये सरकशी अबू जहल वाली सरकशी है, ये मुनाफिकत का बदतरीन दर्जा है। उमर अता बंदयाल और साकिब निसार जैसे लोग ये काम करते हैं कि एक तो तुम अदल बेच रहे हो, जमीर फरोशी कर रहे हो, तुम्हें जेल जाना चाहिए या जो भी कानून का सामना करना चाहिए, और बजाय ये हो ऊपर से ये कुरान की आयत पढ़ते हैं। ये दुगना यानी ये डबल जुर्म है, ये ज्यादा फिर इनसे नफरत होती है, यानी फिर इनके अमाल से, यानी जो इंसाफ वाला इनका जुल्म है, फिर सिर्फ वो नहीं बात रहती, फिर बात उससे आगे बढ़ के जाती नफरत में बदल जाती है कि तुम मजहब का इस्तेमाल इतना जुल्म कर रहे हो, मजहब का नाम लेकर, खुदा और उसके रसूल का नाम लेकर तुम ये जुल्म कर रहे हो, बेगुनाहों को जेल फेंक रहे हो, खुदा और उसके रसूल का नाम लेकर तुम ट्रक पकड़ते हो, खुदा और उसका रसूल का नाम लेकर तुम झूठ बोलते हो कमरे अदालत में बैठ के। ये काबिल नफरत लोग हैं। इसलिए हमारा निजाम अदालत, और यही नवाज शरीफ का कसूर था उसके दूसरे दौर में, जब उसने जिस तरह जर्मनी में पहली दफा मोटरवे सफर किया, उसने सोचा मैं पाकिस्तान में ऐसी मोटरवे बनाऊंगा, बना दी। दूसरा जो दौर था 97 वाला, उसमें यह था कि मैं अपनी जस्टिस सिस्टम को ठीक करूंगा। आगे सजाद अली शाह पड़ गया, मुशर्रफ पड़ गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला वापसी होगी। नवाज शरीफ की वापसी फिर जब होगी तो मैं ये समझता हूँ, मेरी तो अपील है कि निज़ाम अदल सबसे पहले इसको ठीक होना चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं है। झूठी खबरें ये दीमक है, झूठा मीडिया और इंसाफ का प्लेग हो जाना, इसके साथ कोई मुल्क नहीं चलता, कोई इकॉनमी नहीं चलती। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।